चलिए, कल हमारा एनर्जी तक हो गया था, है ना। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी हो गई थी, उसके बाद हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके हम विमान निकालेंगे। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। यहाँ पे m क्या होता है? मास यानी द्रव्यमान, और ये क्या होता है? त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और ये होती है ऊंचाई। ठीक है, तो इसका हम विमीय सूत्र हो, पहले इसकी इकाई निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो इकाई है वो m के लिए हम लिखेंगे kg, और गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण के लिए मैंने क्या बताया था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट के लिए मीटर। तो सबको एक साथ लिखेंगे तो ये आएगा kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये तो इसकी इकाई हो गई, ये इसकी यूनिट हो गई है। ठीक है, और इसकी एसआई जो इकाई है वो हम कहेंगे ये क्या होगी? जूल होगी। ठीक है, जैसे कार्य की थी, वर्क की थी, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी की है, और वैसे ही आपकी ये गतिज ऊर्जा की भी वही होगी और पोटेंशियल एनर्जी की वही होगी। आगे जाके थ्योरम आएगी जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को दोनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल एनर्जी के बराबर आएगी। तो मैंने बताया था कि दोनों को ऐड करना, कि जब हम दोनों को ऐड करते हैं, दोनों एनर्जीज को ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। टोटल एनर्जी बाद में किसके इक्वल हो जाएगी? वर्क के इक्वल हो जाएगी। तो वो वर्क एनर्जी थ्योरम में आगे हमारे पास आएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट कंप्लीट। उतार लीजिए इसको। फिर इसके बाद हम करते हैं इसमें मोमेंटम, यानी कि संवेग। नंबर डाल लीजिएगा, जो भी नंबर है इसकी हम डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम संवेग कहते हैं, यानी कि m इंटू वी। इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बता दूंगी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर है, सदिश राशि है। यह बाद में अगले चैप्टर में सदिश पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। mv, तो अभी मैं ये साइन लगा देता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी पे साइन लगाया जाता है। ठीक है, इसके हम इकाई लिखते हैं। m तो आएगा kg में, इंटू वेग आएगा मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी इकाई हो गई। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम आते हैं, अगला है हमारा शक्ति, पावर। पावर ये एक अदिश राशि है। पावर जो होती है, पावर का सूत्र क्या होता है? पावर को p से लिखते हैं, इसको भी p से लिखेंगे, लेकिन ये अदिश राशि है तो वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, पावर जो होता है वो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? वो पावर कहलाती है। द वर्क डन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, यानी कि W अपॉन T, कार्य करने की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। अच्छा, कार्य क्या है हमारा? कार्य बटा समय। अच्छा, कार्य का इकाई लिखनी हो तो, है ना, तो कार्य की इकाई होती है, लिखो बल इंटू विस्थापन से। तो बल था kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन का मीटर, तो यानी कि ये तो हो गया F और ये हो गया S। ठीक है, बल इंटू विस्थापन, ये W बराबर F डॉट ds। तो बल की जो इकाई होगी kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, F बराबर ma से, और ये हो गया विस्थापन, यानी कि ये मीटर में आ गया। तो ये पूरा कार्य बन गया है, और नीचे एक लगाओगे सेकेंड, तो ये आपके पास आएगा kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की पावर 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया शक्ति की इकाई आ गई है। ये आपकी इकाई होगी, शक्ति को हम नापेंगे इसमें, और इसी इकाई को हम कहते हैं, इस इकाई को अगर हम एसआई में लिखेंगे तो एसआई में ये हो जाएगा वाट। ठीक है, आपने सुना भी होगा वाट, किलोवाट। तो ये वाट जो होती है वो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब के बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद हम पावर का डायमेंशन सूत्र लिखेंगे, विमीय सूत्र। लिख सकते हो क्या अपने आप? mLT लिखना है आपको, m1L2T माइनस 3। ठीक है, T माइनस 3, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आएगा। अच्छा, जिसको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो मेरा पहला वाला लेक्चर आप इसमें देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट। डायरेक्ट नहीं चालू किया है मैंने, बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू किया है। अगला हमारा आएगा दाब, प्रेशर। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है दाब? दाब के बारे में मैं आपको बता दूं, ना तो ये स्केलर है और ना ही ये वेक्टर क्वांटिटी। इसे अलग से कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। ये एक टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर है ये, यानी कि प्रदिश राशि, हिंदी में इसको कहते हैं प्रदिश। ध्यान रखिएगा,
इसको सदिश की तरह ही जोड़ते हैं, ओ सॉरी अदिश की तरह ही इसको जोड़ा जाता है ना। और इसमें दिशा तो होती है लेकिन इसको जो ये है सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना तीसरी तरह की क्वांटिटी है, यह है प्रदिश राशि। अच्छा, दाब का सूत्र क्या होता है? दाब P बराबर फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। लिख लेते हैं इसका, हमको लिखना है इसका विमीय सूत्र। तो पहले इसकी इकाई लिख लेते हैं। अच्छा, बल की कितनी होती है? मैंने बल की कहा था हमेशा कि आप याद रखो इसकी, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा, 1 मीटर ने 1 मीटर को मार दिया, केजी पर मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, ये तो होगी इसकी इकाई, ठीक है। इसका अगर विमीय सूत्र लिखेंगे तो विमीय सूत्र जो आएगा प्रेशर का वो आएगा आपके पास m1 L -1 और T -2, ये दोनों नीचे है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे। तो ये इसका आ गया विमीय सूत्र, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा रोक के, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक और आपको बता देता हूं, अगला क्या है हमारे पास? अगला हमारे पास आएगा संवेग, मोमेंटम, ठीक है। P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये भी वेक्टर ही है। संवेग, संवेग हो गया कैसा है? नहीं, संवेग हो गया है, आवेग कराना है, आवेग, ठीक है। आवेग जो होता है बल और समय के गुणनफल को, यानी कि फोर्स इंटू टी, इन दोनों के गुणनफल को हम कहते हैं आवेग, ठीक है। इसका हमें फटाफट इकाई निकाल दो इसकी, लिख पा रहे हो क्या? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड ने सेकंड को मार दिया, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, ये इसकी इकाई आ गई, इकाई आ गई। तो डायमेंशन फॉर्मूला फटाफट लिखो, डायमेंशन फॉर्मूला आएगा इसका m1 L1 T -1, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला फटाफट नोट कर लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। इसके उपयोग पे आते हैं। डायमेंशन फॉर्मूले के क्या क्या उपयोग है विमीय सूत्र के? तो सबसे पहला उपयोग है, लिख लीजिए, किसी भौतिक राशि को, नंबर डाल के लिख लीजिए, किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना, मतलब एमकेएस से सीजीएस में बदलना हो या सीजीएस से एमकेएस में बदलना हो, तो उसके लिए हम विमीय सूत्रों का उपयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं ये देखिए, हमने माना कि भौतिक राशि हमारे पास Q है ना, Q को मैंने बताया था कि Q को हम लिख सकते हैं, एक तो उसका परिमाण और दूसरा उसकी इकाई। ये तो है इसका परिमाण और ये इसकी इकाई, दो चीजों का गुणनफल होती है, ठीक है, भौतिक राशि। एक तो परिमाण, जैसे मैंने बताया आलू, आलू में 5 किलो, 5 तो है उसका परिमाण और किलो जो है वो उसकी इकाई है, कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लो कि जो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैं आपको ढंग से समझा देता हूं उसको। Q बराबर, कोई भौतिक राशि 5 किलो आलू है, ठीक है, जो भी है Q1 है हमारे पास। अच्छा, Q2 कितना है? Q2 में, ये तो मैंने एमकेएस में लिख दिया क्योंकि सब केजी में चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सीजीएस में लिखूं तो केजी को क्या लिख सकता हूं? ग्राम में, और 5 को क्या लिखूंगा? 5000 ग्राम। ये आपका सीजीएस में आ गया, ठीक है। क्या दोनों क्वांटिटी बराबर है? हाँ, 5 किलो बराबर किसके हैं? 5000 ग्राम के। दोनों क्वांटिटी बराबर है, 5 किलो बोलो या 5000 ग्राम बोलो, दोनों बराबर है। लेकिन क्या बदल गया? इधर इसका परिमाण अलग है और इसकी इकाई अलग है, और इधर इसका परिमाण अलग है और इसकी इकाई अलग है। तो इस चीज से आप समझे कि अगर मैं किसी भी भौतिक राशि को ऐसे लिखूं कि मान लो कि भौतिक राशि है Q1 बराबर N1U1, ठीक है, तथा Q2 बराबर N2U2, ठीक है। तो N1 क्या है इसमें? N1 बराबर प्रथम पद्धति में परिमाण, और N2 क्या है?
सेकंड में परिमाण, सेकंड पद्धति में परिमाण इसका, ठीक है। और U1 क्या है, U1 है प्रथम पद्धति में, फर्स्ट पद्धति में इसकी इकाई, और U2 जो है इसकी सेकंड पद्धति में इकाई है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो इसका मतलब Q1 बराबर Q2, जैसे मैंने बताया था 5 ग्राम 5 किलो बोलो या 5000 ग्राम बोलो, दोनों चीजें बराबर है। इसका मतलब है कि N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मुझे यहाँ से N2 निकालना है, N2 दूसरी पद्धति में है इसका परिमाण, तो अगर मुझे N2 निकालना है तो मैं इसको लिख सकता हूं N1 इंटू U1 अपॉन U2, और U1 को जो हम लिख सकते हैं यानी कि N2 बराबर N1 M1 अपॉन N2, इसके ऊपर घात A, और थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पे, N1 इंटू U1 अपॉन U2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं M1 की पावर A, और ये आएगा L1 अपॉन L2 की पावर B, और यहाँ पे आएगा T1 अपॉन T2 की पावर C। ये जो मैंने इकाइयां हैं उनकी विमीय सूत्र में लिख दिया। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लें, इससे ही आगे के सारे सवाल होंगे। यानी M1 अपॉन N2 ये मैंने विमीय सूत्र में लिख दिया इकाइयों को, है ना। M1 अपॉन N2 के ऊपर पावर A, L1 अपॉन L2 के ऊपर पावर B, और T1 अपॉन T2 के ऊपर पावर C। इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए, बल का मात्रक जो है MKS में अगर 1 न्यूटन है तो CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम MKS में देखते हैं कि MKS में क्या क्या चलता है। कि जो M है उसको हम लेंगे M1 क्योंकि पहली पद्धति है, तो इसको हम लिखेंगे 1 kg, ठीक है। फिर L1 जो होगा वो 1 मीटर, और T1 जो होगा वो 1 सेकेंड होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से CGS में क्या होगा, CGS में हमें M2 लेना है। M2 कितना होगा, वो kg लिया है तो इसको 1 ग्राम लेना है। L2 कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर, और T2 कितना लेना है, 1 सेकेंड, ठीक है। अब हमें बल को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है। तो बदलने के लिए जो हमारे पास पहले तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है देख लेते हैं। F बराबर M1 L1 T-2, ये बल का विमीय सूत्र है, ठीक है। हमें इसको काम में लेना है। अच्छा, घात कितनी है, A बराबर 1, B बराबर 1, और C बराबर -2। मैंने कहा था किसी भी पद्धति में घात कभी भी चेंज नहीं होती है, विमीय सूत्र चेंज नहीं होगा। तो हमने जो विमीय सूत्र के लिए घातें जो निकाली वो विमीय सूत्र से निकाली, बल के विमीय सूत्र से। और हमारा सूत्र था N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 के ऊपर पावर A, और L1 अपॉन L2 के ऊपर पावर B, और C1 अपॉन C2 के ऊपर पावर T1 अपॉन T2 के ऊपर पावर C। तो अगर मैं N1 की वैल्यू लिखूं तो N1 मेरे पास पहली पद्धति में कितना है, 1 न्यूटन, तो इसको 1 लिख लो, कोई इकाई नहीं। M1 का मान 1 किलो, और यहाँ पे 1 ग्राम, और A की वैल्यू 1, ठीक है। L1 का मान लिखो, L1 कितना है, L1 आपके पास है 1 मीटर, और ये आएगा 1 सेंटीमीटर, घात कितनी है 1, और T1 का मान 1 सेकेंड, और यहाँ पे भी 1 सेकेंड, घात कितनी है -2। इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं काटापीटी करने के लिए। तो 1 इंटू 1 किलो को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और यहाँ पे 1 ग्राम, और घात 1, ग्राम से ग्राम गया, ये बच गया 10 की घात 3, ठीक है। इंटू ये मीटर को सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, तो ये आएगा 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, इसके ऊपर घात 1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या है, ये बच गया 10 की घात 2, और यहाँ पे ये पूरा कट गया 1 के ऊपर -2 यानी कि 1। तो हमारे पास जो आया N2 हमारे पास आएगा 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 2, यानी N2 का मान आ गया 10 की घात 5, जिसको हम लिख सकते हैं डाइन,
ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ये सीजीएस में इसका मात्रक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सीजीएस में जो होता है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इसको नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण जी एक्सेलरेशन जो है उसका एम के सिस्टम में जो वैल्यू दे रखी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, आपको पता है। इसका विमीय सूत्र विधि द्वारा सीजीएस व एफपीएस में इसका मान ज्ञात करना है। चलो तो हम इसको निकाल लेते हैं, है ना। तो हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है n2 बराबर, चलो सूत्र बाद में लिखेंगे, पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, m0 l1 t - 2, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो सूत्र लगाना है वो लगाना है n2 n1 m1 m2 इसके ऊपर घात a और L1 L2 इसके ऊपर घात b और T1 T2 इसके ऊपर घात c, ठीक है। आपका m1 कितना है, m1 आपका है वही 1 kg लेना है, ठीक है। और L1 कितना है, L1 आपका 1 मीटर और T1 कितना है 1 सेकेंड। इसी तरह से आपका m2 कितना होगा, ये होगा 1 ग्राम, L2 कितना होगा 1 सेंटीमीटर और T2 कितना होगा 1 सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू रखनी है। और ABC की वैल्यू, A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -2, ठीक है। ये मैंने यहाँ से लिया और आपको ये डाटा यही रखना है बिल्कुल। तो अब इसमें रख देते हैं n1 का मान कितना है, n1 का मान जो आपको m केस में दे रखा है वो है 9.8, ठीक है। वैल्यू रखते हैं और n2 निकालते हैं, ये आपका CGS में आ जाएगा। CGS में n2 बराबर ये आएगा 9.8 m1 m2 यानी कि 1 kg/1 ग्राम, ठीक है। इसके ऊपर घात 0, तो L1 के ऊपर 1 मीटर और ये 1 सेंटीमीटर, इसके ऊपर घात 1 और T1 T2 1 सेकेंड इसके ऊपर घात -2। देखो इसके ऊपर तो घात 0 है तो बनने वाला तो 1 ही है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 9.8 इंटू 1 इंटू इसके ऊपर घात 1 है, इसको बदल लेते तो ये बनेगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर के ऊपर बचेगा 100, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड से सेकंड गया उसके ऊपर -2 पावर से 1 बचेगा। आपके पास उत्तर आएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका सीजीएस में कन्वर्ट हो चुका है। सीजीएस में जो है वो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसके बाद हम इसको एफपीएस में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब इसको एफपीएस में कर रहे हैं, यानी कि सीजीएस से एफपीएस में, ठीक है। सीजीएस में हम m1, ये इसको m2 ले लेता हूं मैं। m2 आपका होगा 1 ग्राम, ठीक है। L2 जो आपका होगा वो बन जाएगा, या इसको m1 ही लिख लो, ये m1 ये m2 सॉरी L1, ठीक है। ये आपका लेंथ हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और ये जो टाइम हो जाएगा T1 1 सेकेंड होता है। और एफपीएस में m2 हो जाएगा 1 पाउंड, ठीक है। और L2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 फुट, ठीक है। और T2 जो हो जाएगा वो 1 सेकेंड ही रहेगा। ये पाउंड फुट और सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सूत्र वही वाला लगाना है। अच्छा n1, हमारे पास जो n1 आया था वो सीजीएस में कितना था, वो 980 था सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो n1 की वैल्यू 980 आएगी, यानी n2 की जो वैल्यू आएगी ये आपके पास एफपीएस में निकल के आएगी, ठीक है। n2 बराबर 980 इंटू m1 आपके पास 1 ग्राम अपॉन 1 पाउंड और घात कितनी है वही 0, a की वैल्यू, ठीक है, ये रही, और b की वैल्यू ये रही और c की वैल्यू ये रही। b की वैल्यू चलो रखते हैं, L1 कितना है 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 फुट, ठीक है। इसको आप लिख लो b के ऊपर पावर 1 और ये 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड इसके ऊपर पावर आएगी -2, ये तो बढ़ गया, ठीक है। ये पूरा 0 है तो 1 बनेगा, ये आएगा 980 इंटू 1 फुट। अगर एक को किसी को कन्वर्ट करना है तो 1 फुट को मैं लिख रहा हूँ 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आएगा 1/1 सेंटीमीटर बटा 30.48
48 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 980/30.48, जो भी भाग लगाने पे आएगा। और इसकी जो इकाई बनेगी वो आपकी बनेगी सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा आपका फुट पर मीटर पर, हाँ फुट पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी इकाई आएगी। ये आपका आ गया सीजीएस में, ठीक है, ये सीजीएस में कन्वर्ट हो गया आपका। और अच्छे क्वेश्चन करते हैं इसके आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं इसको। फॉर अ पार्टिकल x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम एंड रिलेशन गिवन बाय x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। इसका मतलब है कि एक कण है जो इस समीकरण के अनुसार गति कर रहा है, ठीक है। तो x तो इसमें दूरी है, x बराबर दूरी है आपकी, ठीक है, और t जो समय है। आपसे जो विमाएं पूछी है वो किसकी पूछी है, a और b की, ठीक है। तो x दूरी है तो दूरी की विमा क्या होगी, m0 l1 और t0, क्योंकि ये तो मीटर में होगा, तो यानी कि इसको हम केवल l1 लिख सकते हैं, ठीक है, l के ऊपर घात 1। तो हमने जो देखा कि ये जो समीकरण है यानी कि x इक्वल टू AT प्लस BT, ये मैंने इसको विमीय रूप में लिख दिया, ठीक है। तो ये तो आपकी दूरी हुई, ये आपकी दूरी है। तो अच्छा, दूरी जब आंसर मतलब ये समीकरण में जो आंसर आ रहा है वो दूरी आ रहा है, तो इसका मतलब ये दो दूरियां ही होंगी, ये दोनों दूरियां जुड़ी होंगी तभी तो उत्तर दूरी आया होगा। यानी कि इसका जो विमीय सूत्र है वो और इसका विमीय सूत्र वो दोनों समान रहे होंगे। मैंने आपको बताया था समान विमीय सूत्र वाली राशियों को आसानी से जोड़ा जा सकता है, तो उनको जोड़ने पर उत्तर क्या आया, ये आया दूरी। तो यानी कि इसका मतलब ये इसकी विमा और इसकी विमा बराबर होगी और इसकी विमा और इसकी विमा बराबर होगी। तो इसकी विमा तो है L1 बराबर, हमें A की निकालनी है, और समय की विमा क्या होती है T1, यानी कि A की विमा आएगी जब इसको हम नीचे ले जाएंगे, तो इससे हमारे पास A की विमा आ गई है, वो आई है L1/T1, यानी कि L1T-1, ये आपकी A की विमा आ गई। इसी तरह से X की विमा को इसके बराबर लिखो, यानी कि L1 बराबर है B की विमा इंटू T की विमा, ये होगी 2। तो जो B की विमा निकल के आएगी, B की विमा आएगी L1/T², यानी कि L1/T², इसकी विमा आ गई L1 और T-2। तो इससे हम किसी भी अज्ञात राशियों की विमा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था, नोट कीजिएगा पॉज करके स्क्रीन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बार इस तरह का आईआईटी में भी पूछा गया है, ठीक है। आपको वास्तविक गैस समीकरण दी गई है जो आप आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। वास्तविक गैस समीकरण है जो P प्लस A/V² इंटू V माइनस B बराबर RT, ठीक है, बराबर RT, जहां पे P आपका क्या है, वो दाब है, V आपका आयतन है, और R जो है वो गैस नियतांक है ना, और T जो है वो टेम्परेचर है, तापमान। तो आपको A और B की विमा निकालनी है, ठीक है। उसको निकालने के लिए पहले थोड़ा सा, ये सिंपल समीकरण नहीं है कि आप एक बार में देख लो इसकी विमा इसके बराबर, थोड़ा सा हल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हल करते हैं, तो इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। तो आपके पास गुणा करने पर आएगा PV, P का V से हो गया माइनस PV प्लस A/V माइनस AB/V² इक्वल टू RT, ठीक है। ये समीकरण आपके पास सिंपल ही आ गई है। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे PV की विमा पता चल जाए, PV की विमा भी वही होगी जो इस पूरे की विमा होगी, जो इस पूरे की विमा होगी, जो इस पूरे की विमा होगी, और वही इस पूरे गुणांक की विमा होगी, क्योंकि इन सभी पदों की विमा समान है, जब तो ये सारे पद जोड़े जा रहे हैं और आंसर भी उसी विमीय सूत्र में आएगा। तो इसकी जो विमा होगी वही इसकी विमा होगी और वही इसकी विमा होगी, क्योंकि मैंने बताया समान विमीय सूत्र वाली राशियों को जोड़ा जा सकता है। तो पहले हम प्रेशर की विमा लिख लेते हैं। P जो है वो प्रेशर है, वो आपके पास आएगा M1L -1 T-2, ठीक है, M1L -1 T-2, ये आपकी दाब की विमा है। दाब की विमा आ गई आपके पास, यानी PV की विमा कितनी होगी, तो दाब की विमा में V की विमा और गुणा कर दो,
v की विमा दी हमारे पास l की पावर 3, तब ये दोनों को गुणा किया जाएगा तो आपके पास pv की विमा आ गई m1 l प्लस का 2 और t माइनस का 2, ये आपके पास दाब की विमा आ गई। जो विमा इसकी है वही विमा इसकी होगी और वही विमा इसकी होगी, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो चलो, तो हमारे पास जो a अपॉन v की विमा होगी वो आपके पास आएगी m1 l2 t माइनस 2 और v की को इधर गुणा कर दो। मान लो इसकी विमा x है और इसकी विमा आपको पता ही है, तो निकालिए l3 आएगा। तो a की पावर x बराबर, ठीक है, तो इधर करा हमने m1 l2 और t माइनस 2 और v को जब इधर गुणा किया तो v की विमा होती है l की पावर 3, तो आपके पास a की जो विमा आएगी बराबर m1 l5 t माइनस 2, ठीक है। ये a की विमा आ गई और b की विमा निकालनी है तो क्या करेंगे, इस वाले को इससे तुलना कर देंगे, ठीक है। p से p कट गया, b की विमा आएगी l की पावर 3, निकाल के देखो एक बार। चलो मैं निकाल देता हूँ, फटाफट पॉज करके इसको नोट करो। जो इस पद की विमा होगी वही इसी पद की विमा होगी, तो यानी कि p की विमा और v की विमा बराबर p की विमा इंटू b की विमा, p से p काट दो तो b की विमा जो आएगी पूरा सोल्व करोगे तो भी वही आएगा, यानी कि l की पावर 3, है ना। इसको हम लिख सकते हैं m0 l3 t0 की आयतन एरिया, ठीक है। तो इसकी विमा यहाँ पे आ गई, नोट कर लीजिए। चलिए, विमीय सूत्र की सहायता से हम किसी सूत्र की जांच भी कर सकते हैं। ये भी इसके एक उपयोगी, ये सवाल भी काफी पुराने टाइम में IIT में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव का सूत्र दिया गया है, एक नया सूत्र है T बराबर, ये आप आगे पढ़ेंगे सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में, T बराबर R/H/dg अपॉन 2 cos थीटा। सारे सूत्र हैं जो आपके आगे आएंगे, लेकिन मैं अभी से उसको यूज करके कैसे उसकी विमा निकाल सकते हैं, बाद में आपको विमा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, तो थोड़ा सा टफ है ना। तो उसको समझिए कि आपको चेक करना है कि क्या ये सूत्र दिया हुआ वो विमीय रूप से सही है क्या, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड में पृष्ठ तनाव, T की विमा क्या है, पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटा लंबाई, किसी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव वो भी द्रव की सतह पर होता है, ठीक है। काल्पनिक रेखा खींची जाती है, ऐसा सब आगे आएगा आपके। तो F अपॉन L, तो इसका जो विमीय सूत्र आएगा इसका है m1 l1 t माइनस 2। देखो इसमें भी आपको फोर्स का ध्यान रखना है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, और यहाँ पे आ गया l1, तो इससे ही कट गया। तो आपके पास जो विमीय सूत्र आया है सरफेस टेंशन का T, ये आपके पास आया है m1 l0 t माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो आया वही आपका राइट हैंड साइड से भी कैलकुलेट करने पर वही विमीय सूत्र आपका आना चाहिए, तब तो आपका ये सूत्र विमीय रूप से सही है, ठीक है। तो हम इसको राइट हैंड साइड से भी हल करते हैं, इसको नोट करना है लेफ्ट हैंड साइड से, मैं राइट हैंड साइड से इसको हल कर देता हूँ। राइट हैंड साइड से आपको निकालना है तो आपको सबकी विमाएं लिखनी पड़ेगी, R/H/dg अपॉन 2 cos थीटा, इसकी विमीय लिखनी है। तो R इसमें क्या दे रही है, R उस केश नलिका की त्रिज्या होती है, नली होती है उसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या लंबाई मीटर में नापी जाएगी, तो इसकी विमा लिख देता हूँ L1, ये मीटर में चलेगा, लंबाई है, कोई द्रव्यमान नहीं है, त्रिज्या है तो चार लंबाई में नापोगे, ठीक है। H जो है, H ऊंचाई है, वो भी लंबाई है, तो ये ले लेता हूँ मैं L1, और D जो है वो घनत्व है, यानी D का मैं निकाल देता हूँ, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो इसकी विमा जो लिख देता हूँ मैं, द्रव्यमान को लिख सकते हैं हम m1 और आयतन को लिख सकते हैं L3, ठीक है। L3 द्रव्यमान आपका घनत्व का आ गया m1 अपॉन L3, और G जो है वो मीटर पर सेकंड, यानी कि आपके पास L1 अपॉन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि T की पावर 2, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब जो भी कट रहा है काट दो, ठीक है। ये 3 L है ऊपर, 1 2 3, ये 3 L कट गए, आपके पास ऊपर एक m1 बचा और एक नीचे T2 बचा, यानी कि m1 अपॉन T माइनस 2, L0 हो गया T माइनस 2। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो बराबर आ गई
लेफ्ट हैंड साइड की, यानी कि विमीय रूप से ये सही है। अच्छा एक चीज और नोट की, मैंने 2 की और cos थीटा की विमा नहीं लिखी है। 2 एक राशि है, अनुपात है, तो उसकी विमा नहीं लिखी जाएगी। cos थीटा भी जो है वो एक अनुपात में बता था, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इन सब की कोई विमा नहीं होती। तो और कोई नियत राशि है उसकी भी कोई विमा नहीं होती, तो इसको भी हटा दी मैंने, और cos थीटा की विमा भी मैंने हटा दी। यानी कि इसका मतलब ये जो सूत्र है वो विमीय रूप से सही है। विमीय रूप से सही होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मान लो यहाँ पे इस सूत्र में 2 की जगह 200 होता, ठीक है, 2 की जगह 200 होता तो सूत्र तो अभी भी विमीय रूप से सही है, क्योंकि इसकी विमा नहीं ली जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मूला गलत हो गया, क्योंकि जहाँ पे 2 आना है वहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये सूत्र जो है वो विमीय रूप से तो सही है, लेकिन क्या ये सूत्र फिजिकली सही है या नहीं, उसकी जानकारी आपको विमीय सूत्र से नहीं मिलती है। तो विमीय सूत्र से आपको ये पता चलेगा कि सूत्र विमीय रूप से सही है या नहीं, उसकी ये जानकारी नहीं मिलेगी कि उसकी वैल्यू सही है या नहीं, ठीक है। तो आप इसका विमीय सूत्र से चेक कर सकते हो। बस यहाँ पे 200 होता, 400 होता, 600 होता तो भी इसके विमीय सूत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, आज का लेक्चर यही है यहाँ तक।